What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। मनी डिमांड पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, मनी सप्लाई हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीधा मॉनेटरी पॉलिसी है। बस आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस पर्टिकुलर यूनिट को भी करते हैं समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, कल हमने यहां तक मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया था, है ना। अब हमारे पास और कुछ चीजें हैं सप्लाई ऑफ मनी में पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी कि यहां पे हमारे पास तीन चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। देखो क्या बोल रहा है, द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, कि किस तरीके से मनी सप्लाई अफेक्ट होता है मल्टीप्लायर से भी, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय मिल्टन भाई पीछे आ गए थे, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना, ये जो भी है ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द टोटल मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड यूजिंग थ्री की फैक्टर्स, ठीक है। तीन की फैक्टर्स हैं बच्चों जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं अच्छे से। सबसे पहला हाई पावर्ड मनी, ये तो पीछे भी आ गया था, ठीक है। दूसरा रिजर्व डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो क्या होता है वो सिखाता हूं। तीसरा करेंसी डिपॉजिट रेशो। तो तीन चीजें हैं एच, आर और सी, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों तीन अलग अलग कैटेगरी है जो कि तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या फिर ये बोल लो कि तीन अलग अलग सिस्टम्स की मनी को लेके अप्रोच सिखाती है। पहले वाली अप्रोच सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रही है, ये हाई पावर्ड मनी, क्योंकि हाई पावर्ड मनी कौन इशू करता है, कल पढ़ाया था ना, सेंट्रल बैंक इशू करता है सारी की सारी। दूसरा क्रेडिट मनी के बारे में बात कर रहा है, यानी कमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करते हैं, जो क्रेडिट मनी हमने पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स की अप्रोच, है ना। तीसरा पब्लिक की अप्रोच, पब्लिक की अप्रोच में हम करेंसी डिपॉजिट रेशो को पढ़ेंगे। तो तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर तीनों से कैसे मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस होता है ये पढ़ लोगे, समाप्त हो जाएगा टॉपिक। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हाई पावर्ड मनी, दिस इज द मनी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनेटरी बेस, ये याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जितना भी करेंसी सर्कुलेशन में है प्लस जो बैंक्स के पास है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो हाई पावर्ड मनी तो सबसे पहले आपको पता ही है, राइट, ये सेंट्रल बैंक के बारे में बताता है हमें। दूसरा आता है रिजर्व डिपॉजिट रेशो, स्मॉल आर, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, कितने रिजर्व्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। रिजर्व्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए के डिपॉजिट्स आए और 20 रुपए के मैंने रिजर्व्स बना लिए, तो 20% मेरा रिजर्व डिपॉजिट रेशो आ जाएगा, है ना, सिंपल। इट शोज हाउ मच मनी बैंक्स कीप इन रिजर्व्स एंड नॉट लेंट आउट। लोन नहीं बांटते भाई, 100 के डिपॉजिट आए, 20 रिजर्व बनाया तो 80 बांट दिया ना लोन की फॉर्म में, ये है। इट अफेक्ट्स हाउ मच बैंक्स कैन लेंड एंड दस हाउ मच मनी कैन बी क्रिएटेड, क्योंकि देखो जितना ज्यादा लोन बांटते हैं उतना ज्यादा मनी सप्लाई क्रिएट होता है इकोनॉमी में। अब अगर रिजर्व बनेंगे ज्यादा तो लोन तो कम बटेगा, तो फिर मनी सप्लाई भी कम क्रिएट होगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी मनी सप्लाई को इंपैक्ट करता है। तो पहले तो हाई पावर्ड मनी सप्लाई को इंपैक्ट करता है भाई, जितना ज्यादा आरबीआई पैसा लेके आएगा इकोनॉमी में उतना ज्यादा मनी सप्लाई होगा, जितना कम लेके आएगा उतना कम मनी सप्लाई होगा। फिर रिजर्व्स की बात करूं, अगर मैं, ज्यादा रिजर्व्स बनेंगे तो कम मनी सप्लाई होगा, कम रिजर्व्स बनेंगे तो ज्यादा मनी सप्लाई होगा, है ना। और तीसरा क्या होता है, करेंसी डिपॉजिट रेशो, सी, यानी कितना पैसा अपने पास रखेगी जनता, कितना बैंक में डिपॉजिट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 में से 40 रुपए अपने पास रख लिए, ठीक है, और 60 रुपए डिपॉजिट कर दिए, राइट। ऐसे टोटल का मत ले लेना कि 40/100 60/100, ना 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 ना, टोटल 100 है, उसमें से 40 मैंने अपने पास रखे, 60 मैंने डिपॉजिट कर दिए। बात समझे, क्लियर हुआ। तो इस रेशो को बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशो। इट शोज पब्लिक प्रेफरेंस, हाउ मच कैश पीपल कीप वर्सेस हाउ मच दे कीप इन बैंक्स। अब देखो अगर वो कैश रखेंगे ज्यादा तो फिर मनी सप्लाई कम होगा इकोनॉमी में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जितना बैंक को देंगे उतना ज्यादा बैंक मल्टीप्लाई करके और बना देगा।
अब अगर मैं अपने पास कैश रखूंगा बस वही है मनी सप्लाई, बट बैंक को दूंगा तो बैंक फर्दर उससे कई गुना पैसा बना देता है ना। इफ मोर पीपल होल्ड कैश, लेस मनी गेट्स मल्टीप्लाइड थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो मनी सप्लाई को 3 जगह से इंपैक्ट किया जाता है। एक सेंट्रल बैंक खुद करता है, एक बैंक अपने रिजर्व्स के थ्रू करता है, और एक जनता करती है। जनता कैसे करती है, पब्लिक कैसे करती है कि भैया कितना मैं अपने पास रखूंगा एज मनी, जो मेरी मनी डिमांड है, पिछले चैप्टर में पढ़ ली थी, और कितना मैं फर्दर बैंक में जमा करूंगा तो बैंक के पास आएगा डिपॉजिट, डिपॉजिट के फॉर्म में आएगा तो बैंक फर्दर उसको मनी सप्लाई के फॉर्म में बांटेगा, लोन देगा, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। ये है, लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। ठीक हो गया, परफेक्ट सर। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी बेस के बारे में बात करेंगे, हाई पावर्ड मनी के बारे में बात करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय इशूइंग हाई पावर्ड मनी, जिसको हम मॉनेटरी बेस भी बोल देते हैं। सीधा सीधा रिश्ता है, डायरेक्ट डायरेक्ट रिश्ता है, जितना ज्यादा मॉनेटरी बेस उतना ज्यादा मनी सप्लाई। वेरी सिंपल है ना। द टोटल मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन मॉनेटरी बेस, कितना मॉनेटरी बेस है और कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मेनली बोल रहा है कि जो मॉनेटरी बेस है इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड डिपेंड्स ऑन हाउ द पब्लिक एंड बैंक्स बिहेव। If the behavior of people and banks stays the same, then any increase or decrease in high-powered money will directly change the total money supply. ये ध्यान रखना, अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें कि ये बिहेवियर तो सेम रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर ये हाई पावर्ड मनी जो है ये ज्यादा तो मनी सप्लाई भी ज्यादा, ये कम तो मनी सप्लाई भी कम। सीधा सीधा रिश्ता है। मैंने आपको भी पीछे भी बताया कि सेंट्रल बैंक के तो सीधा हाथ में है, सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से कर सकता है। बढ़िया हो गया सर ये तो। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स की बात करो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप कुछ नई चीजें भी सीखोगे। देखो क्या बोल रहा है, यहां पे हम बात करेंगे बेटा किसकी, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट मनी की। ठीक है, अब क्रेडिट मनी कब क्रिएट होगा, पैसा कब बनेगा, जब बैंक के पास ज्यादा डिपॉजिट होंगे। यानी बैंक को रिजर्व कम रखना है, ज्यादा बांटना है, वही घूम के डिपॉजिट के फॉर्म में आता है, तो टोटल डिपॉजिट कई गुना बन जाता है ना। देखो बोल रहा है कमर्शियल बैंक प्लेज अ की रोल इन मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट थ्रू डिमांड डिपॉजिट्स। द रिजर्व रेशो कैसे निकलती है, रिजर्व रेशो अभी पढ़ा ना, कैश रिजर्व्स डिवाइड बाय डिपॉजिट्स, शोज हाउ कॉशियस बैंक्स आर। बैंक कितने कॉशियस हैं। कॉशियस किस चीज को लेके, भाई देखो इस चीज को लेके कि भैया सपोज 100 का डिपॉजिट आया और बैंक 20 रुपए के रिजर्व बना रहा है, तो बैंक 20% अपने पास रिजर्व रख रहा है और 80 लोन के फॉर्म में बांट रहा है। अब बैंक इतना कॉशियस है, सब लोग तो एक साथ आएंगे नहीं पैसा निकालने के लिए, अब 20% तक का भी हमने रिजर्व रखा हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लोग आएंगे इसमें से काम चल जाएगा। तो ये बैंक का ना एक तरीके से सेफ्टी मेजर होता है कि लोग अगर पैसा लेने वापस आ गए तो हम कहां से देंगे, हमने तो आगे बांट दिया, तो कुछ ना कुछ तो बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। आपने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा था, अब एक नया रिजर्व भी पढ़ोगे। ठीक है, एक्सेस रिजर्व, बट उससे पहले यहां पे पढ़ो, इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीजेस। बताओ अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा रिजर्व्स बना रहा हूं तो पब्लिक में कम पैसा बांट रहा हूं, कम पैसा बांट रहा हूं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा ओवरऑल। बैंक्स मस्ट कीप मोर मनी असाइड एंड रिड्यूस लेंडिंग, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इफ द रेशो डिक्रीजेस बैंक्स कैन लेंड मोर, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो हमारी रिजर्व रेशो है, राइट, जो रिजर्व रेशो है बेसिकली अगर ये बढ़ जाएगी, अगर आपकी रिजर्व रेशो बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है, ज्यादा रिजर्व बनाओ तो लेंडिंग कम होगी, लेंडिंग कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगा, और अगर रिजर्व रेशो कम हो जाएगी तो लेंडिंग ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई भी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, अब एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स। ये क्या है सर, बेटा ये तो था रिक्वायर्ड रिजर्व, जितना लीगली रिक्वायर्ड ही है, जो आपको रखना ही है। बट कई बार ना बैंक एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। एक्स्ट्रा कॉशियस का मतलब कि बैंक को 20% रिक्वायर्ड है, लेकिन बैंक ने क्या करा 10% और एक्स्ट्रा रख लिया कि भाई
कुछ भी हो सकता है अनसर्टेनिटी में, कभी भी डिमांड हो सकती है, तो 10% एक्स्ट्रा रख लिया, तो 20 तो रिक्वायर्ड ही था, 10 और रख लिया, तो टोटल कितना हो गया, अब 30% हो गया यहाँ पे, हो गया ना। तो देखो एक्सेस रिजर्व क्या होता है, बैंक्स ऑफन कीप एक्स्ट्रा रिजर्व्स बियॉन्ड द रिक्वायर्ड कॉल्ड एक्सेस रिजर्व्स। तो जो एक्सेस रिजर्व्स हैं ये कैसे निकलते हैं, टोटल रिजर्व्स माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व्स। जैसे टोटल 30 बनाया और रिक्वायर्ड 20 था, तो 10 हमारा एक्सेस रिजर्व है, ठीक है। देखो बोल रहा है टोटल 800 है, रिक्वायर्ड 600 है, तो 200 एक्सेस रिजर्व है। परफेक्ट, हाँ सर ये भी समझे। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सावधान इंडिया है, ये सावधान इंडिया है। सावधान इंडिया, इंटरेस्ट रेट एंड एक्सेस रिजर्व्स। इंटरेस्ट रेट एंड एक्सेस रिजर्व्स क्या है, यहाँ पे बच्चों मन ललचाएगा बैंक का। सर मन ललचाएगा मतलब, मन ललचाएगा मतलब ये कि अगर बैंक एक्सेस रिजर्व बनाता है तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस चीज की है, इंटरेस्ट की। भाई बैंक वो रिजर्व ना बना के अगर लोन बांटता, देखो रिक्वायर्ड रिजर्व तो 20 का था, है ना, अब बैंक ने 20 एक्स्ट्रा बना लिया, चलो सपोज 20 एक्स्ट्रा बना लिया, टोटल 40 का रिजर्व बना लिया, तो लोन कितना दिया, 60 का दिया। कमाई किस पे हो रही है, 60 पे हो रही है, मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है, 60 के हिसाब से हो रहा है। वो जो 20 एक्सेस रिजर्व बनाए, क्या वो अंदर अंदर दिल में दर्द होगा, यार ये भी मैं लोन के फॉर्म में दे सकता था, दे सकता था, दे सकता था। क्यों दे सकता था, क्योंकि ये बेसिकली रिक्वायर्ड तो नहीं था, ये तो मैंने खुद ही बनाया, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ रही है। अब अगर इंटरेस्ट उस पर ज्यादा कमाने लगेगा बैंक, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बैंक उस पर ज्यादा पैसा कमा सकता है, तो दर्द और ज्यादा होगा, है ना। और अगर इंटरेस्ट कम है, कमाई इतनी नहीं हो रही, तो फिर दर्द कम होगा। वो यहां पे सिखा रहा है, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज बैंक प्रेफर टू लेंड मोर, लोन ज्यादा देना चाहते हैं क्योंकि कमाई तगड़ी हो रही होती है, सो दे रिड्यूस द एक्सेस रिजर्व्स, तो उस केस में रिजर्व्स को कम कर देते हैं, राइट। वहीं पे जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो उस केस में जो कॉस्ट है रिजर्व्स की, ये कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो बेसिकली ओवरऑल दर्द हो रहा है बैंक को वो कम होगा, तो बैंक ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, समझे। इंपैक्ट ऑफ फियर और अनसर्टेनिटी, हम देखो सिंपल है, अगर बैंक को एक्सपेक्ट होता है कि डिपॉजिट ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट ओवरफ्लो, तो दे होल्ड मोर एक्सेस रिजर्व्स फॉर सेफ्टी। एक खतरा हो रहा होता है कि भैया कुछ भी हो सकता है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो वो ज्यादा एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन करके रखते हैं। अगर वो सिक्योर फील करते हैं तो फिर वो कम एक्सेस रिजर्व। ये तो मतलब बेसिक जनरल नॉलेज की बात है। अब मनी सप्लाई पे इसका कैसे इंपैक्ट होगा, ये देखो, सिंस ये लाइन ध्यान से पढ़ो, जो ज्यादा पैसा है वो बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखा जाता है। अब डिपॉजिट भी कौन कौन सी हैं, दो प्रकार की, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। इनको हम बेसिकली डिमांड डिपॉजिट बोल देते हैं। तो मेनली दो प्रकार की है बच्चों, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब आप दिमाग दौड़ाओ, बैंक कौन सी डिपॉजिट चाहता होगा, बैंक खुद से कौन सी डिपॉजिट चाहता होगा, बैंक चाहता है बच्चों ये टाइम डिपॉजिट। सर ऐसा क्यों, बेटा टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है कि आपने फिक्स टाइम के लिए बैंक को पैसा दे दिया, ले भाई कर ले इस्तेमाल, मैं तो 5 साल बाद आगे ब्याज लूंगा, हाँ या ना। अब जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो तो कभी भी वापस निकाल सकता है कस्टमर, तो बैंक के दिमाग में एक अनसर्टेनिटी रहती है, टेंशन रहती है, तो रिजर्व ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें तो टाइम डिपॉजिट यानी लोगों ने एफडी कर दी, तो वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद ही आएगा। सर पहले भी तो आ सकता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन जनरली एफडी कर दी तो एफडी एक टाइम के बाद ही तोड़ता है इंसान, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, द बिहेवियर ऑफ बैंक्स ग्रेटली अफेक्ट्स मनी सप्लाई ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो बैंक लेंडिंग कट करता है, कम लोन देता है। किसको कम लोन देता है, छोटे मीडियम स्केल के बिजनेसेस को, चाहे सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट्स कम भी कर दे। तो अब यहां पे क्या होता है बच्चों, देखो आरबीआई कोशिश कर रहा है कि पॉलिसी रेट कम कर दूं, यानी कि लोगों तक पैसा पहुंचे, क्राइसिस है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो समझते हैं कि भाई इस टाइम पे प्रॉब्लम का टाइम है, लोग पैसा शायद वापस ना दे, नुकसान तो हमारा होगा। तो यहां पे एक मिसमैच हो गया, आरबीआई कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा स्लो मॉनेटरी ग्रोथ होती है और पॉलिसी जबकि इजी होती है, बट फिर भी ग्रोथ स्लो ही रहती है, ठीक है। अब जनता की बात करो, सर बिहेवियर ऑफ पब्लिक बताओ। बिहेवियर ऑफ पब्लिक में दो चीजें हैं,
कि टोटल जो अवेलेबिलिटी है जनता के पास, कितना वो अपने पास मनी डिमांड के फॉर्म में मेंटेन करेंगे, यानी कितना अपने पास रखना चाहते हैं, और कितना वो बैंक में जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, पब्लिक बिहेवियर अफेक्ट्स मनी सप्लाई मेनली थ्रू हाउ दे चूज टू होल्ड देयर मनी एज कैश और एज बैंक डिपॉजिट, राइट। करेंसी इन हैंड डज नॉट मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, बट बैंक डिपॉजिट्स डू, बैंक डिपॉजिट्स तो मल्टीप्लाई होती हैं, राइट। इफ पीपल होल्ड मोर कैश, अगर लोगों के पास ज्यादा कैश होगा तो पैसा कम जमा करेंगे, सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो फ्यूअर डिपॉजिट्स होंगी, लेस मनी क्रिएट होगा, मनी सप्लाई फॉल कर जाएगा। वहीं पे जो मनी मल्टीप्लायर है वो नेगेटिवली रिलेटेड हो जाएगा बच्चों करेंसी डिपॉजिट रेशो से, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा। इसका मतलब अगर करेंसी डिपॉजिट रेशो ज्यादा है, देखो ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल टोटल 100 है, टोटल कितने हैं मेरे पास, टोटल 100 रुपए हैं, दो केस बनाऊंगा, केस 1 केस 2, टोटल 100 रुपए हैं बच्चों मेरे पास, ये मान लो कैलकुलेटर गिर गया था, टोटल 100 रुपए हैं बच्चों मेरे पास। तो मैंने 20 रुपए तो अपने पास रख लिए कैश की फॉर्म में, और 80 रुपए मैंने क्या करा, डिपॉजिट कर दिए। तो कितना परसेंट हो गया, 20/80 इंटू 100, 25% हो गया। इसका मतलब ये रेशो 25% का आ गया, ठीक है। अब 25% जब ये आया तो 80 मैंने डिपॉजिट करा, यानी मनी सप्लाई इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं अपने पास ज्यादा पैसा रखूं, 40 रखूं अपने पास, और 60 बेसिकली बैंक में जमा करूं, 40/60 इंटू 100, तो अब देखो कितना आ रहा है, अब आ रहा है 66.66%, अब आ रहा है 66.66%, यानी कि अब मल्टीप्लाई इसके हिसाब से होगा क्योंकि जमा मैंने कम करा इस बार। इसका मतलब ये है कि जब जब ये जो करेंसी डिपॉजिट रेशो है सी, ये बढ़ता है, इसका बढ़ने का मतलब है कि जो डिपॉजिट है वो कम हो रहे हैं, डिपॉजिट कम हो रहे हैं तो मनी सप्लाई भी कम क्रिएट होगा ना। तो वही बोल रहा है देखो कि ये एक नेगेटिव रिलेशन है, किस चीज का, करेंसी डिपॉजिट रेशो का और मनी मल्टीप्लायर का, समझे। क्योंकि बेसिकली ये रेशो बढ़ने का मतलब मैं अपने पास ज्यादा पैसा रख रहा हूं, राइट। बढ़िया सर, लो स्क्रीनशॉट, परफेक्ट। लो जी, क्या बोल रहा है, करेंसी डिपॉजिट रेशो को डिटेल में पढ़ लो। करेंसी डिपॉजिट रेशो शोज हाउ मच कैश पीपल प्रेफर ओवर डिपॉजिट्स। तो अगर लोअर है, ये लोअर का मतलब कि मैं कम कैश रखूंगा, लोअर होने का मतलब है हायर मनी मल्टीप्लायर, ज्यादा। क्यों, क्योंकि मोर मनी स्टेज इन द बैंकिंग सिस्टम। इन्फ्लुएंस्ड बाय किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, लोगों की हैबिट्स, डिजिटल एक्सेस, बैंकिंग रीच, जीडीपी ग्रोथ, बहुत सारी चीजें हैं। परफेक्ट सर। अब मैंने आपको एक अभी चीज बताई कि हमारे पास जो डिपॉजिट्स हैं वो मेनली दो प्रकार के हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। बैंक क्या ज्यादा चाहता है, बैंक चाहता है टाइम डिपॉजिट ज्यादा। तो देखो एक रेशो आ रहा है टाइम डिपॉजिट से डिमांड डिपॉजिट रेशो, टीडी डिवाइडेड बाय डीडी, मोर टाइम डिपॉजिट। क्यों, क्योंकि अब फिक्स टाइम के लिए पैसा आ गया, मोर फ्री रिजर्व्स, हायर क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जितने ज्यादा टाइम डिपॉजिट्स होंगे उतने कम रिजर्व बनाएगा ना बैंक, उतना ज्यादा लोन बांटेगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा बनेगा। बढ़िया, परफेक्ट। अब यहां पे बच्चों हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ रहा है मनी मल्टीप्लायर का, है वही, बस दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। अब यहां पे इसने क्या बोला, इसने बोला कि मनी सप्लाई डिपेंड करता है किस चीज पे, हाई पावर्ड मनी पे और मनी मल्टीप्लायर पे। ये तो बात सही है भाई, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि मनी सप्लाई बेसिकली दिख रहा है ना ब्लू पे ब्लू, मनी सप्लाई जो है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। यही तो पीछे पढ़ के आए थे कि टोटल मनी सप्लाई अगर निकालना हो तो कितना बेसिकली आरबीआई ने पैसा डाला हाई पावर्ड मनी, और उससे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल मनी सप्लाई आ जाएगा इकोनॉमी में। यही तो पढ़ा। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पे ये बोल रहा है कि जो हाई पावर्ड मनी है ये सेंट्रल बैंक इसको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो मनी मल्टीप्लायर है ना, ये तीनों से इंपैक्ट होता है, किस किस से, जनता से, सेंट्रल बैंक से, और अल्टीमेटली बैंक्स के खुद के बिहेवियर से भी, है ना। तो अब इसको हम इस फॉर्मूला, ये कैसे फॉर्मूला आया ये बताओ सर, ये फॉर्मूला कैसे आया। देखो एक बात समझो, ये मनी सप्लाई है,
ये हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर है ना। हम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी, चलेगा? बेसिकली ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ गया, है ना। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो ओवरऑल मॉनेटरी बेस है या जो मनी सप्लाई है, जो मॉनेटरी बेस है, क्या वो ऐसे लिख सकते हैं कि कैश के फॉर्म में प्लस डिपॉजिट्स की फॉर्म में होता है? कैश के फॉर्म में प्लस डिपॉजिट्स की फॉर्म में होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ये तो। और बेसिकली ये जो हमारा हाई पावर्ड मनी है, ये जो हमारा हाई पावर्ड मनी है, ये क्या है? व्हाट इज दिस हाई पावर्ड मनी? भाई सिंपल सी बात है, एक तो जो तुम्हारी करेंसी है वो प्लस रिजर्व्स, है ना। प्लस क्या? रिजर्व्स। अब रिजर्व्स हमारे दो प्रकार के हैं, एक रिक्वायर्ड रिजर्व्स, एक एक्सेस रिजर्व्स। यही तो है, दो प्रकार के रिजर्व्स ही होते। दोबारा समझो, जो मेरा टोटल मनी सप्लाई है वो कैसे निकलता है? हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, राइट। अब मल्टीप्लायर को इधर रख लो, इसको इधर ले जाओ, तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय हाई पावर्ड मनी। अब मनी सप्लाई जो है, जो टोटल मनी सप्लाई है, वो कैसे निकलता है हमारे पास? भाई करेंसी जो हमारे पास कैश के फॉर्म में है प्लस जो हमारे रिजर्व्स हैं, टोटल तो यही है। और जो हाई पावर्ड मनी है, वो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? करेंसी प्लस रिजर्व्स, रिक्वायर्ड रिजर्व्स, ई एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है। अब इसको तुम्हारे से कोई पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इसको आप दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय डी, डी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, C प्लस डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय C प्लस आर प्लस ई डिवाइडेड बाय डी, ठीक हो गया, परफेक्ट। अब एक बात बताओ, d डिवाइड बाई डी 1 आ गया, d डिवाइड बाई डी 1 आ गया। C अपॉन डी किसको बोलते हैं? अभी पढ़ के आए, C अपॉन डी इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, है ना। कितना हम अपने पास रखेंगे, कितना जमा करेंगे, जो बेसिकली पब्लिक देखता था या नहीं देखता था, तो वो बन गया हमारे पास स्मॉल सी, C अपॉन डी ये बन गया स्मॉल सी। तो देखो ऊपर वाली बात तो ये जस्टिफाई हो गई, कहां से आए, राइट। अब अगर नीचे वाली बात करें तो सबसे पहले C डिवाइड बाई डी सेम, स्मॉल सी, यही। उसके बाद R डिवाइड बाई डी क्या है? रिक्वायर्ड रिजर्व्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स, कि जितने डिपॉजिट्स आए उसमें से कितना रिजर्व बनाएंगे, है ना। रिक्वायर्ड रिजर्व्स डिवाइड बाय डिपॉजिट्स, इसको क्या बोल दिया? R। और एक्स्ट्रा रिजर्व्स जो एक्सेस रिजर्व्स बनाने हैं वो हो गया E अपॉन डी। डिपॉजिट्स में से कितना एक्सेस रिजर्व्स बनाएंगे? सिंपल, ठीक है या नहीं है बच्चों? तो मल्टीप्लायर का इसने एक फॉर्मूला और भी डाला। क्या फॉर्मूला डाला कि अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है, तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके के एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस सी डिवाइड बाय आर प्लस ई प्लस सी। अब सर हम नॉर्मल जो फॉर्मूला लिखते हैं मल्टीप्लायर का 1 अपॉन आर क्यों लिखते हैं? वो बच्चों इसलिए रखते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं उस केस में कि हमारे पास कोई करेंसी तो है ही नहीं ना, सब बैंक के थ्रू हो रहा है। एज्यूम तो हम यही करके चलते हैं कि सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है, कोई करेंसी है ही नहीं इकोनॉमी में। तो अगर करेंसी नहीं है तो ये तो खत्म, ठीक है या नहीं है? करेंसी नहीं है तो बेसिकली सिंपल क्या बात है, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, राइट। और कोई एक्सेस रिजर्व्स तो वैसे ही नहीं बनेंगे। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बन जाता है वो 1 अपॉन आर बन जाता है, समझे? इस तरीके से आता है। बट ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। परफेक्ट सर। अब बोल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई, ये कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। किस तरीके से आरबीआई, मतलब इसका पूरा चैप्टर है अगला वाला, उसमें सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। देखो क्या बोल रहा है, द सेंट्रल बैंक यूजेस द मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है एंड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कैसे कर सकता है, उसके लिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बच्चों, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। यहां पे एक का एग्जांपल ले रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, ठीक है। अब अगर सपोज मनी सप्लाई कम करना है
यानी लोगों के पास पैसा है, मुझे अपने पास लेके आना है ताकि लोगों के पास कम हो जाए वो पैसा, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को सेल करेंगे कि लो भाई, आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, खरीद लो, तो जनता खरीद लेगी, तो सारा पैसा आरबीआई के पास आ गया, राइट। और बढ़ाना है तो उस केस में क्या करेगी, बढ़ाना है तो क्या करेगी, वापस से परचेज कर लेगा आरबीआई, परचेज करेगा तो जनता के पास पैसा पहुंच गया, सिंपल। देखो क्या बोल रहा है, अगर बाई करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर बाय करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इट एड्स मोर लिक्विडिटी टू द सिस्टम, उससे क्या होगा, रिजर्व्स बढ़ेंगे, विच लीड्स टू मोर क्रेडिट क्रिएशन एंड हायर मनी सप्लाई। ओके, बढ़िया सर। मनी क्रिएशन का बेटा एक फॉर्मूला और बोल रहा है, लो भाई ये भी कलाकार है, नए नए फॉर्मूले बोलता रहता है हमारे पास। मनी क्रिएशन का एक फॉर्मूला और बोल रहा है अगर एक्सेस रिजर्व ना हो या एक्स्ट्रा करेंसी होल्डिंग ना हो, वही करेंसी नहीं है, अगर एक्स्ट्रा रिजर्व्स भी नहीं है, तो एक फॉर्मूला इसने और बोल दिया, वो क्या बोला, चेंज इन मनी सप्लाई इज 1/r इनटू चेंज इन रिजर्व्स। अब सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये क्या है बेसिकली, ये तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो बच्चों, इसको भी समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको समझा दिया। ये देखो भाई, मनी सप्लाई का आपने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा, मनी सप्लाई इज इक्वल टू हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। ये पढ़ के आए हम मनी सप्लाई का फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, क्या मैं मल्टीप्लायर को ऐसा भी लिख सकता हूं, 1/r इंटू हाई पावर्ड मनी, सही है। अब एक बात बताओ, ये जो हाई पावर्ड मनी है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, करेंसी प्लस रिजर्व्स, ठीक है या नहीं है। रिजर्व्स का क्या मतलब हो गया, रिजर्व्स का मतलब हो गया कि भाई एक तो आपके पास जो करेंसी है प्लस जो बैंक्स के पास है जो सेव्ड है, राइट। अब एक बात बताओ, अगर इकोनॉमी में करेंसी है ही नहीं, देखो क्या बोल रहा है, अगर इकोनॉमी में एक्सेस रिजर्व्स भी नहीं है और एक्स्ट्रा करेंसी होल्डिंग भी नहीं है, सब कुछ बैंक्स के थ्रू ही हो रहा है, तो सिर्फ क्या बचा सर, इस केस में ये तो है ही नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, 1/r इंटू चेंज इन रिजर्व्स। चेंज इन रिजर्व्स का क्या मतलब है, यहाँ पे चेंज इन रिजर्व्स का मतलब चेंज इन हाई पावर्ड मनी तो है यार, यहाँ पे इसका रिजर्व्स का मतलब चेंज इन हाई पावर्ड मनी ही है, समझे। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, बट इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, बच्चों के लिए मुश्किल कर दिया, और वो ऐसा लिख दिया कि चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1/r इंटू रिजर्व्स। बेसिकली है वही चीज, ठीक है, ओके, बढ़िया सर। उसके बाद बोल रहा है मनी सप्लाई डिक्रीज कैसे हो सकता है, हाउ मनी सप्लाई डिक्रीजेस। तो मनी सप्लाई को अगर कम करना है तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे, तो पैसा सारा इधर आ जाएगा। तो सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओमो रिमूव्स रिजर्व्स फ्रॉम द सिस्टम, सो मनी सप्लाई फॉल्स, ठीक है। क्या मनी मल्टीप्लायर जीरो हो सकता है बेटा, जेन्युइनली अगर हम देखें तो मनी मल्टीप्लायर को जीरो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ घुमाई फिराई चलती रहती है पैसे की। लेकिन तब हो सकता है बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस में, अगर इंटरेस्ट बिल्कुल ही गिर जाए कि भाई बैंक पैसा बांटना ही नहीं चाहता क्योंकि उसकी कमाई नहीं हो रही, तो फिर हो सकता है। बोल रहा है इफ इंटरेस्ट रेट आर वेरी लो, बैंक्स में होल्ड एक्सेस रिजर्व्स इंस्टेड ऑफ लेंडिंग, इन सच केसेस द न्यूली एडेड मनी डज नॉट एंटर द इकोनॉमी एंड नो क्रेडिट इज क्रिएटेड। बढ़िया। इसके बाद बोल रहा है बच्चों, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का क्या इंपैक्ट आता है मनी सप्लाई पे। भाई ये तो तुम पिछले चैप्टर में पढ़ा है, सरकार ज्यादा एक्सपेंड करेगा, खर्चा करेगा, तो उस केस में लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग उससे खर्चा करेंगे, बैंकों में पैसा पहुंचेगा, ज्यादा बढ़ेगा। सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। व्हेन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रन शॉर्ट ऑफ फंड्स इट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। बोल रहा है अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है और पैसा नहीं है तो वो आरबीआई से बोरो कर सकता है। कैसे, लोन की फॉर्म में, लोन को बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, या फिर ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में। बेसिकली गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ठीक है। अब जब बेसिकली गवर्नमेंट बोरो करेगी तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई गवर्नमेंट का अकाउंट क्या करने वाला है, डेबिट करने वाला है। दैट मनी इज क्रेडिटेड टू रेसिपिएंट अकाउंट, लाइक अब ये पैसा कहाँ जाएगा, बेसिकली किसके पास जाएगा, भाई सरकार ने जहां खर्चा करना है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, कुछ भी देना है, इससे ओवरऑल बैंकों में पैसा बढ़ेगा। बैंकों में पैसा बढ़ेगा तो फिर उससे और पैसा बनेगा, घुमा फिरा के मनी सप्लाई बढ़ेगा। वही वाली बात, सिंपल, वही पूरा चैप्टर में पढ़ा यार पिछले में।
इसके बाद बेटा क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर तो मैंने तुम्हें पूरा ही पढ़ा दिया, ठीक है। लो जी, क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑल्सो कॉल्ड डिपॉजिट मल्टीप्लायर शोज हाउ मच मनी द बैंकिंग सिस्टम कैन क्रिएट थ्रू लेंडिंग बेस्ड ऑन द रिजर्व्स। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। परफेक्ट सर, सॉर्टेड सर, ये हमारा पूरा ही चैप्टर हो जाता है बच्चों समाप्त। अब हमारे पास एक चैप्टर बचा इसके अंदर, नहीं एक यूनिट बचा इसके अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी, वो और करेंगे और ये वाला भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। ये भी खत्म है, इसको अच्छे तैयार करो। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। वैसे मैं अभी तुम्हें दोबारा भी कराऊंगा ये एक बार, बट फिर भी अच्छे तरीके से एक बार लिखो कमेंट सेक्शन में, कोई भी दिक्कत आए तो। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।